हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। लास्ट क्लास में जो हमने कवर किए थे मेथड, वो टोटल 5 मेथड है जो अब तक हम कवर कर चुके हैं। रैंकिंग मेथड, पेयर कंपैरिजन, ग्रेडिंग, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फोर्स्ड चॉइस मेथड, ये 5 मेथड जो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं नेक्स्ट जो मेथड, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल का चेकलिस्ट मेथड। जो चेकलिस्ट मेथड है, जो ये मेथड, इसका मेन एम होता है कि रेटर का जो काम है उसको आसान बनाना। तो ये कैसे काम करते हैं? एचआर डिपार्टमेंट यस या फिर नो टाइप के क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाता है। सबसे पहले रेटर को सिर्फ अगर यस है तो ऐसे टिक लगा देगा, नो है तो ऐसे क्रॉस कर देगा। इस तरीके से वो रेटर है जो यस या फिर नो को टिक करेगा। हर क्वेश्चन का अलग इंपॉर्टेंस यानी कि उसका वेट होता है। तो यहाँ पे सैंपल अगर हम यूज करें, ये सैंपल दिया गया है चेकलिस्ट मेथड का, जो यूनिवर्सिटी टीचर एग्जाम्पल है जो यहाँ पे लिया गया है। सैंपल चेकलिस्ट फॉर अप्रेजल, अप्रेजिंग करना है किसका? यूनिवर्सिटी टीचर का। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि क्या टीचर रेगुलर है, यस या फिर नो में टिक लगाना है। क्वेश्चन मार्क लगाए गए, क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन की क्या डिसिप्लिन मेंटेन करता है। थर्ड, क्या सब स्टूडेंट के साथ सेम बिहेवियर रखता है। फोर्थ, क्या टीचिंग में इंटरेस्ट दिखाता है। फिफ्थ, क्या गलतियां करता है। सिक्स, क्या किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट को फेवर करता है। सेवन, क्या कलीग्स की हेल्प करता है। इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है जो पुट किए गए। अब यहाँ पे रेटर क्या करेगा? यस है तो ऐसे टिक लगा देगा, नो है तो उसके आगे क्रॉस लगा देगा। तो रेटर सिर्फ यस या नो मार्क करेगा इसमें। फाइनल रेटिंग कैसे बनती है इसमें? तो जब चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाती है तो जो एचआर डिपार्टमेंट है, फिर ये चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद एचआर डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। एचआर सब आंसर के वेट को ऐड करके फाइनल स्कोर बनाता है। अब नेक्स्ट आते हैं कंसिस्टेंसी चेक। क्या होते हैं? कंसिस्टेंसी चेक में होता है कि कुछ क्वेश्चन सेम मीनिंग के होते हैं लेकिन अलग तरीके से पूछे जाते हैं ताकि पता चले कि रेटर कंसिस्टेंट है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पूछना, डज शो कंसिस्टेंट बिहेवियर टू ऑल स्टूडेंट। अनदर क्वेश्चन पूछना, डज शो फेवरेटिज्म टू पार्टिकुलर स्टूडेंट। इस तरीके से क्या होता है कि कंसिस्टेंसी चेक की जाती है ताकि पता चले कि रेटर कंसिस्टेंट है भी या नहीं है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है? तो यहाँ पे चेकलिस्ट के कुछ नेगेटिव पॉइंट है, डिसएडवांटेजेस है। सबसे फर्स्ट इसकी डिसएडवांटेज आती है कि चेकलिस्ट बनाना डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग होता है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। हर एक जॉब के लिए अलग चेकलिस्ट बनाना पड़ता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी जॉब कैटेगरीज हैं तो उसमें ज्यादा टाइम भी लगेगा, ज्यादा पैसा भी लगेगा, ज्यादा एफर्ट भी लगेगा। नेक्स्ट मेथड आता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। इस मेथड में जो मैनेजर होते हैं, जिसे रेटर कहा जाता है, क्योंकि रेटर कौन होता है? मैनेजर होता है जो रेट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय के ऐसे काम या बिहेवियर पर फोकस करता है जो परफॉर्मेंस में क्लियर डिफरेंस दिखाते हैं, यानी कि काम बहुत अच्छा किया या बहुत खराब किया है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो नॉर्मल डेली काम पर नहीं, बल्कि इंपॉर्टेंट या फिर क्रिटिकल सिचुएशन में एम्प्लॉय ने क्या किया है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इस मेथड के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप आते हैं एम्प्लॉय के ऑन द जॉब बिहेवियर की लिस्ट बनाई जाती है। जो बहुत अच्छे यानी कि जो पॉजिटिव या फिर बहुत बुरे या फिर जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं उसको देखा जाता है, यानी कि जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जो बहुत ज्यादा बुरे हैं, उनको यहाँ पे फोकस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कस्टमर कंप्लेंट को शांति से हैंडल किया जाता है, क्या इमरजेंसी में ड्यूटी छोड़कर चला जाता है। इस तरीके से जो यहाँ पे प्लस और नेगेटिव पॉइंट को देखा जाता है।
फिर सेकंड स्टेप के अंदर एक्सपर्ट्स का ग्रुप इन इंसिडेंट को मार्क या फिर वेट देता है, ये देखकर कि कौन सा बिहेवियर जॉब के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए इमरजेंसी हैंडल करना, अगर इमरजेंसी हैंडल करता है एक पर्सन तो उसको ज्यादा मार्क दिए जाएंगे, अगर एक पर्सन लेट आता है तो उसे कम मार्क दिए जाएंगे। थर्ड स्टेप के अंदर इन सब इंसिडेंट्स पर बेस्ड एक चेकलिस्ट बनाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि कौन सा बिहेवियर गुड है और कौन सा बैड है। तो ये चेकलिस्ट मैनेजर को दी जाती है एम्प्लॉय इवैल्यूएशन के लिए। तो यहां से बेसिक आइडिया क्या मिलता है, तो यहाँ पे बेसिक आइडिया हमें ये मिलता है, इस मेथड का मेन एम ये देखना होता है कि एम्प्लॉय क्रिटिकल सिचुएशन में कितना इफेक्टिव है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में तो ऑलमोस्ट सब लोग सेम तरह काम करते हैं। तो डिफरेंस तो तब पता चलता है ना जब प्रेशर या फिर प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसके कुछ स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है इसमें, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि ये मेथड बिहेवियर पर फोकस करता है, पर्सनैलिटी पर नहीं करता। परफॉर्मेंस का रियल और प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन होता है इसमें। क्रिटिकल सिचुएशंस में काम करने वाले एम्प्लॉय को पहचानता है ये। जैसे एग्जांपल के लिए फायर इमरजेंसी में एक एम्प्लॉय है जो बिल्कुल शांति से सबको बाहर निकालता है, दूसरा एम्प्लॉय ऐसा जो पैनिक हो जाता है। तो यहीं से परफॉर्मेंस का रियल डिफरेंस है जो दिखता है। तो इसकी कुछ ड्रॉबैक हैं, कमियां हैं। क्या कमियां आती हैं इसकी, मैनेजर को रेगुलरली इंसिडेंट्स लिखने पड़ते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और टायरिंग हो जाते हैं, यानी कि इंसान को थकाने वाला कर देते हैं वो। सेकंड इसकी ड्रॉबैक ये है कि ये यूजुअली नेगेटिव इंसिडेंट्स ज्यादा नोट किया जाता है इसके अंदर, पॉजिटिव को कम नोट किया जाता है। कौन से इंसिडेंट क्रिटिकल हैं ये मैनेजर की पर्सनल सोच पर डिपेंड करता है। तो इसी वजह से ये मेथड सब्जेक्टिव हो जाता है जो कि पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड होता है, इसमें बाइसनेस जो आती है। नेक्स्ट आता है ग्राफिंग मेथड। ग्राफिंग रेटिंग स्केल मेथड में क्या होता है कि ये मेथड सबसे सिंपल और पॉपुलर परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है। इसे लीनियर रेटिंग स्केल भी कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, लीनियर रेटिंग स्केल है। ये कैसे काम करते हैं, एक प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म होता है इसमें, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स लिखे होते हैं जैसे कि क्वालिटी ऑफ वर्क, पंक्चुअलिटी, एटीट्यूड, कोऑपरेशन। फिर हर एक फैक्टर के सामने एक स्केल होती है जैसे एक्सेलेंट, गुड, एवरेज, पुअर, इस तरीके से। एग्जाम्पल लेते हैं, एक तरफ फैक्टर ले लेते हैं, दूसरी तरफ उसकी रेटिंग ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक तरफ तो हम फैक्टर्स लिख लेते हैं, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं रेटिंग। फैक्टर्स में पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी का मतलब होता है टाइम पे आना, इसको रेटिंग दी जाएगी गुड। फिर वर्क क्वालिटी, वर्क क्वालिटी को रेटिंग दी जाएगी एक्सेलेंट। ऐसे ही टीम वर्क को रेटिंग दी जाएगी एवरेज। तो मैनेजर सिंपल क्या करेगा, टिक मार्क करेगा इसमें जब भी उसको रेटिंग देनी होगी। तो इसका फायदा क्या होता है, ये बिल्कुल सिंपल और आसान है यूज करने में, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए भी यूजफुल रहता है। यहाँ बताया गया है कि ग्राफिक रेटिंग स्केल एक फॉर्म होता है जिसमें एम्प्लॉय के काम से रिलेटेड उसके ट्रेट्स यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं ना वो लिखे होते हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ वर्क। क्वालिटी ऑफ वर्क का मतलब होता है कि काम करने की क्वालिटी क्या है उसकी। क्वांटिटी ऑफ वर्क यानी कि कितना काम करता है, क्वांटिटी कितनी है उसकी काम करने की। जॉब नॉलेज यानी कि काम के बारे में उसे कितनी नॉलेज है। डिपेंडेबिलिटी बताती है कि कितना रिलायबल है। तो हर ट्रेड के लिए रेटिंग स्केल होती है जो यूजली 5 पॉइंट की होती है। यहाँ पे 5 पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट लिखे जाते हैं। कौन कौन से 5 पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कंसिस्टेंटली अनसेटिस्फैक्टरी, ये बताता है कि हमेशा ही खराब होगा। ओकेजनली अनसेटिस्फैक्टरी यानी कभी कभी खराब होगा। कंसिस्टेंटली सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है ठीक ठाक।
समटाइम्स सुपीरियर मतलब कि कभी कभी बहुत अच्छा, कंसिस्टेंटली सुपीरियर मतलब कि हमेशा बहुत अच्छा। तो जो रेटर यहाँ पे होते हैं ना वो बॉस भी हो सकते हैं, सुपरवाइजर भी होता है। तो रेटर हर एम्प्लॉय के लिए हर ट्रेट पर, यहाँ पे जो ये बॉक्सेस है ना, इस एक बॉक्स में क्या करता है वो टिक करते हैं जो उसके परफॉर्मेंस को बेस्ट डिस्क्राइब करता हो। बाद में सब ट्रेड्स के मार्क्स को ऐड कर दिया जाता है और टोटल स्कोर से एम्प्लॉय की ओवरऑल परफॉर्मेंस है जो डिसाइड होती है। ये मेथड एम्प्लॉय के बिहेवियर और परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए काफी यूजफुल होते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी होती है, रेटर बाइज्ड होते हैं, मतलब कि सुपरवाइजर अपनी पर्सनल लाइकिंग या फिर डिसलाइकिंग की वजह से गलत रेटिंग दे सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक पर्सन है राहुल, वो एक ऑफिस में एम्प्लॉय है। जो उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क है, ये जो क्वालिटी ऑफ वर्क है यहाँ पे जो ये दिया गया है, क्वालिटी ऑफ वर्क है जो राहुल का काम है जो वो एक्यूरेट और कंप्लीट होते हैं हमेशा। तो बॉस ने टिक किया कि वो कंसिस्टेंटली सेटिस्फैक्टरी है, यानी क्या वो कंसिस्टेंटली सेटिस्फैक्टरी तरीके से उसने बॉस ने इसको मतलब कि टिक कर दिया। अब बात आती है क्वांटिटी ऑफ वर्क की। तो राहुल हर रोज नॉर्मल से ज्यादा काम करते हैं, तो बॉस ने टिक किया कि ये समटाइम्स सुपीरियर है, इस तरीके से टिक कर दिया। अब जॉब नॉलेज, राहुल ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, तो बॉस ने टिक किया अंडरस्टैंड ऑल फेसेस ऑफ द जॉब, अंडरस्टैंड ऑल फेसेस ऑफ जॉब ऐसे टिक कर दिया। नेक्स्ट डिपेंडेबिलिटी, कितना डिपेंडेंट है वो। तो राहुल बिना सुपरविजन के काम कर लेते हैं, तो बॉस ने टिक किया रिक्वायर्स वेरी लिटिल सुपरविजन, तो इस तरीके से उसने जो रेटिंग कर दी। तो अब इन सब रेटिंग के जो पॉइंट है वो जोड़ दिए गए हैं और राहुल की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है या तो वो गुड है या फिर वेरी गुड है वो मान ली जाएगी यहां से। नेक्स्ट आता है ऐसे मेथड। ऐसे मेथड एम्प्लॉय अप्रेजल का सबसे सिंपल मेथड होते हैं। इस मेथड में जो सुपरवाइजर होते हैं या जो रेटर होता है वो एम्प्लॉय के बारे में लिखकर एक ऐसे फॉर्म के अंदर इवैल्यूएशन करता है। इस ऐसे में ये सब चीजें लिखी जाती हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ क्या है, यानी उसके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या उसकी वीकनेस है, कमजोरियां क्या है एम्प्लॉय की, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, यानी कि जो उसने पिछला काम किया वो कैसा था, और फ्यूचर का उसका पोटेंशियल क्या है, यानी कि वो आगे ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, कैसे वो बेटर हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक ऐसे बना लिया जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसे यूज करना बहुत आसान है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म या फिर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती इसमें। सुपरवाइजर फ्रीली अपनी बात लिख सकते हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या इसकी ड्रॉबैक्स हैं, कमियां क्या है इसकी। तो कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता इसके अंदर, इसीलिए ये मेथड है जो ये ऐसे है, जो ऐसे का जो लेंथ और जो कंटेंट होता है वो हर रेटर के हिसाब से अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर ही नहीं है। जब तक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक उसकी लेंथ और उसका कंटेंट कैसे कितना होगा ये कोई मैटर नहीं करता। तो इसकी यही कमी है कि इसके अंदर कोई भी फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, इसीलिए जो ऐसे का लेंथ जो होता है उसका जो कंटेंट होता है वो हर रेटर के हिसाब से अलग हो जाता है। तो जो अप्रेजल है, अप्रेजल की क्वालिटी ज्यादातर रेटर की राइटिंग स्किल पर डिपेंड करती है, एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस पर नहीं करती। तो सिर्फ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है यहां से, जो नंबर्स होते हैं जो मार्क्स होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसी वजह से बायस और सब्जेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है। तो यहां से कंक्लूजन क्या मिलता है हमें कि जो ऐसे मेथड है वो अकेला यूज करने के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इसे दूसरे अप्रेजल मेथड के साथ यूज किया जाए तो ये काफी यूजफुल होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एक मैनेजर ने लिखा है कि रमेश इज ए सिंसियर एम्प्लॉय, he completes his work on time and works well in a team. However, he needs improvement in communication skill. With proper training, he has a potential to become a team leader. तो इस तरीके से क्या किया मैनेजर ने कि ऐसे लिख दिया किसके बारे में, अपने एम्प्लॉय के बारे में। नेक्स्ट आता है फील्ड रिव्यू मेथड।
फील्ड रिव्यू मेथड तब यूज होता है जब सुपरवाइजर की रेटिंग बाइज्ड लगती हो, या किसी एक एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा या बहुत कम मार्क्स दे दिए गए हो, उस टाइम पे फील्ड रिव्यू मेथड का जो यूज किया जाता है। इस केस में जो एचआर डिपार्टमेंट का जो पर्सनल ऑफिसर होता है वो रिव्यू प्रोसेस कंडक्ट करता है ताकि फेयरनेस को मेंटेन किया जा सके। तो रिव्यू प्रोसेस में होता क्या है, उसमें डिफरेंट रेटर के बीच में जो डिसएग्रीमेंट है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर सबको बैठकर कॉमन डिसीजन पर लाया जाता है ताकि सभी का एक ही डिसीजन हो। फिर इंश्योर किया जाता है कि सब रेटर्स सेम स्टैंडर्ड फॉलो करें, लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। सुपरवाइजर को लगता है कि एचआर उनके काम में इंटरफेयर कर रहा है, इसी वजह से ये मेथड ज्यादा पॉपुलर नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं फील्ड रिव्यू मेथड का। मान लेते हैं कि सुपरवाइजर ए ने एम्प्लॉय को एक्सीलेंट रेटिंग दे दी और सुपरवाइजर बी ने सेम एम्प्लॉय को एवरेज रेटिंग दे दी। तो सुपरवाइजर ए ने तो एक्सीलेंट रेटिंग दी एम्प्लॉय को, वहीं सुपरवाइजर बी ने सेम एम्प्लॉय को एवरेज रेटिंग दे दी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो एचआर ऑफिसर दोनों से बात करता है, रिकॉर्ड चेक करता है और फिर फेयर रेटिंग डिसाइड करता है जिससे बायसनेस कम हो जाए। नेक्स्ट मेथड आता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, सीआर। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एम्प्लॉय अप्रेजल का ट्रेडिशनल मेथड है जो मेनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूज होता है। इस मेथड के अंदर एम्प्लॉय का जो इमीडिएट बॉस होता है यानी जो सुपरवाइजर होता है वो इवेल्युएट करता है। ये रिपोर्ट प्रमोशन और ट्रांसफर डिसीजन के लिए यूज होती है। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है जिसके अंदर एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जैसे कि एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस क्या है, इंटेलिजेंस कितना है वो एम्प्लॉय, एटीट्यूड एंड कैरेक्टर, अटेंडेंस, डिसिप्लिन, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जाता है। ये सब पॉइंट है जो उस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का कि गवर्नमेंट ऑफिस में सुपरवाइजर लिखता है कि एम्प्लॉय इज अ पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड एंड ऑनेस्ट, वर्क एटीट्यूड इज पॉजिटिव, सुटेबल फॉर प्रमोशन। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफिस में सुपरवाइजर ने लिख दिया एम्प्लॉय के बारे में, तो एम्प्लॉय को अक्सर ये रिपोर्ट दिखाई भी नहीं जाती, जिस कारण से इसे क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल कहा जाता है, क्योंकि इसे दिखाया नहीं गया, इस कारण से ये क्या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट सुपरवाइजर ने लिख तो दी है लेकिन इसे एम्प्लॉय को दिखाया नहीं है, जिस कारण से कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहलाती है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये ट्रेडिशनल मेथड थे, आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न मेथड क्या है, ये कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।